डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। प्रयास एजुकेशन हब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है थर्ड ग्रेड के लिए, टास्क आ जा रही 2.0 वाली, उसका जो आज पेपर हुआ था उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उसके हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो, 81 से स्टार्ट होता है। सौर मंडल में जैसे जैसे सूर्य से हम दूर जाते हैं, मतलब सूर्य से क्या जाते हैं, दूर जाते हैं। जैसे ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है। ये सौर मंडल हम इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे जैसे सूर्य से दूर जाएगा, जैसे बुध आता है सबसे नज़दीक और लास्ट तक जाएंगे, लास्ट आपको पता है वरुण होता है। तो कह रहा है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। देखो, बुध है वो सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, तो सबसे कम समय लगता है, लगभग क्या है 88 दिनों में ये पूरा कर लेता है। और लास्ट जैसे वरुण अरुण की बात करेंगे, ये सबसे ज्यादा समय लगते लेते हैं, तो क्या है उसकी अवधि बढ़ जाती है। ये बात सही है। दूसरा है ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में करने की अवधि क्या है, घट जाती, घटती नहीं है, बढ़ जाती है भाई। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। आकार क्रमशः घटता जाता है, आकार बढ़ भी सकता है, घटता भी है, ये अलग चीज है। सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं, और सौर सूर्य के बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ये उल्टा है। सूर्य के जो नजदीक हैं वो ग्रह के कैसे बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं, पार्थिव ग्रह बोल देते हैं। और जैसे दूर जाएंगे तो वो गैस और तरल पदार्थों से मिलकर बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं। देखो, मंगल और बृहस्पति, मंगल जैसे ये मंगल है और ये बृहस्पति है, ये क्या है आपका बृहस्पति है। तो क्या है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनमें ऐसे, और ये भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इनके बीज होते हैं ये मंगल और बृहस्पति। इनको क्या बोलते हैं, ये कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो क्या है, क्षुद्र ग्रह। धूमकेतु अलग चीज है, तारामंडल तारों का समूह होता है, और उल्काएं अलग चीज होती हैं। अगला देखिए, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन है शनि का। किसका है, शनि ग्रह का एकमात्र उपग्रह है, ज्ञात उपग्रह, जिसका नाम है टाइटन। अगला देखिए, और ये बात आ गई, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। पार्थिव ग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी के समान संरचना रखते हैं, मतलब कि चट्टानों से मिलकर बनते हैं। कौन से होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यही होते हैं पार्थिव ग्रह। इसमें क्या है, एक नहीं दे रखा आपका, पृथ्वी मंगल शुक्र नहीं है, शुक्र भी पार्थिव ग्रह है। बुध शुक्र मंगल ये भी पार्थिव ग्रह है, लेकिन पृथ्वी और होता तो ये, क्योंकि सबसे बेस्ट आंसर देना होता है। सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, बेस्ट आंसर यही है। बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति नहीं है पार्थिव ग्रह, तो आपका ऑप्शन ए इसका सही है, पार्थिव ग्रह। और ये क्या होते हैं, चट्टानों से मिलकर बनते हैं। इनका जो तल होता है वो चट्टानों से मिलकर बनते हैं। जो बाकी के ग्रह हैं वो किससे मिलते होते हैं, गैस के गोले होते हैं, गैसों से मिलकर या तरल पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। अगला देखिए, अगला है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि क्या दे रखा, भार दे रखा है, कितना दे रखा है, 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा। आपको पता है भार को, भार क्या होता है, इसको डब्लू और एम जी से करते हैं। डब्लू बराबर एम जी। आपको पता है पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड होता है, लगभग सेकंड का स्क्वायर होता है। अगर ये चंद्रमा पर चला गया, चंद्रमा पर क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्वीय त्वरण, क्या हो जाएगा, जी डेस कहता है जी बाई 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी बाई 6। तो भार कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी डेस कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई 6 कितना है, 600 है, 6 का भाग लगाओगे आ जाएगा 100 न्यूटन। उसका कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यदि दो पिंडों के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, दो पिंड आपके, उनका द्रव्यमान आधा कर देते हैं दोनों पिंडों का, जैसे एक का द्रव्यमान m है, एक का कैपिटल M है, आधा कर दिया जाए। अब कर दिया, देखो आधा कर दो इनका, m/2 और कैपिटल M/2, और उनके बीच की दूरी भी आधा कर दिया। देखो इनके बीच की दूरी कितनी है, दो पिंड कर दिए, इनके बीच की दूरी जैसे r थी, अब कर दी उनके बीच की दूरी, क्या कर दी, r/2 आधी कर दी। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान पूछा, क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, हम कैसे लिखते हैं, F बराबर जी एम और स्मॉल m/r²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, F डैश कितना हो जाएगा, जी स्मॉल m/2 कैपिटल M/2 बट्टे r/2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, F डैश आ जाएगा जी स्मॉल m कैपिटल M/4 इंटू r² बट्टे, ये भी 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा, ये क्या है आपके F के बराबर है। मतलब कि अगर दोनों पिंडों के द्रव्यमान को आधा कर दें और बीच की दूरी को भी आधा कर दें, तो क्या आ जाएगा, आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना ही रहता है। तो क्या हो गया, नो चेंज, अपरिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान, जैसे पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तो जी का मान घटता जाता है, पृथ्वी तल से ऊपर भी जाएंगे तो भी जी का मान घटता जाता है। तो पृथ्वी तल से घटता जाता है, और जैसे ही पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच गए तो जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। और जैसे पृथ्वी तल से लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी पर हम ऊपर चले जाएंगे तो भी क्या होता है, जी का मान शून्य होता है, भारहीनता की स्थिति आ जाती है, तो क्या घटता जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरती है, भाई फरीली क्या है, उसको नीचे की तरफ छोड़ दिया और वो गिरेगी, तो जी का मान कितना होता है। अब देखो जी का मान शून्य नहीं होता है, भारहीनता की स्थिति थोड़ी आ जाती है। जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, देखो करेक्ट आंसर, सटीक आंसर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हम कई बार क्या है, कैलकुलेशन में या आपको प्रश्न में दे सकता है कि जी का मान आपको 10 लेना है, तब आपको जी 10 मानना है, नहीं अन्यथा 9.8 ही होता है करेक्ट। अगला देखिए, अगला है प्लायन वेग का मान निर्भर नहीं करता। देखो प्लायन वेग का मान किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, वस्तु के प्रक्षेपण की स्थिति पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर। देखो प्लायन वेग का मान निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या होता है प्लायन वेग, कैसे लिखते हैं, जी एम अपॉन आर कैपिटल आर। तो क्या है, क्या आएगा, इस प्रकार से रहता है, r² का आता है, क्या रहता है। तो यह वस्तु के द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता, किस पर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। बाकी सभी पर क्या, प्रक्षेपण की स्थिति कहाँ है उसकी, उस पर निर्भर करेगा, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करेगा और पृथ्वी के द्रव्यमान पर। वस्तु से कितनी हल्की हो, कितनी भारी हो, हमें प्लायन करवाना है उसको, कि पृथ्वी, प्लायन क्या होता है, वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से या पृथ्वी की जो बाहरी कक्षा उससे बाहर निकालने के लिए जितना वेग देना पड़ता है, उसका वो प्लायन वेग कहलाता है। उसके गुरुत्वीय बल से हम बाहर निकालते हैं, यह है मतलब भारहीनता की स्थिति पर लाते हैं। जो भी आपके उपग्रह छोड़े जाते हैं वो प्लायन वेग के वेग से छोड़े जाते हैं, और इसका मान भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 11 प्लायन वेग का मान आपको पता होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। देख लेना, ये इतना ज्यादा वेग होता है, तभी वो क्या होता है, प्लायित कर जाता है। अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है। देखो गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम लिखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर F बराबर जी एम स्मॉल m बट्टे r²। ये जी होता है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक है ना, ये होता है। अब देखो जी, तो जी को कैसे लिखोगे,
एफ गुणा आर स्क्वायर बट्टे एम और स्मॉल एम, दोनों द्रव्यमान अलग अलग दर्शाने होते हैं। एफ बल का मात्रक आपको पता है क्या होता है, न्यूटन। आर क्या है, आर क्या है, त्रिज्या है, किस में मापेंगे, मीटर में, मीटर का स्क्वायर बट्टे एम, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, किलोग्राम में, तो कितना आ जाएगा, किग्रा, दो है किग्रा तो किग्रा का स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन, इसमें मीटर का स्क्वायर नहीं है, इसमें किग्रा का स्क्वायर नहीं है, इसमें दोनों का स्क्वायर नहीं है, इसमें देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे केजी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, यदि स्मॉल एम और कैपिटल एम द्रव्यमान के दो गोलों के मध्य वायु स्थित है तब उसका गुरुत्वाकर्षण बल एफ है। देखो हमने एफ बार बार लिख रहे हैं, एफ बराबर कितना, जी स्मॉल एम कैपिटल एम बट्टे आर स्क्वायर, उनके बीच की दूरी है। अब यदि इन गोलों के मध्य एक विशिष्ट गुरुत्व वाला द्रव्य भर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा, देखो विशिष्ट गुरुत्व वाला चाहिए, इसमें द्रव्य भर दो या पराविद्युतांक भर दो या कोई और माध्यम कर दें तब ही एफ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल एफ, एफ जी बोल देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का मान चेंज नहीं होने वाला है, तो क्या रहेगा, एफ ही रहेगा। पहले कितना था, एफ था, अब भी एफ रहेगा, माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगला देखिए, केपलर के भूमंडलीय गति के दूसरे नियम को किस रूप से जाना जाता है। देखो केपलर के 3 नियम है, तीनों में से 1% हमेशा लगभग रहता है परीक्षा के अंदर, तो क्या है, कभी प्रथम नियम के बारे में पूछ लेते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है कि वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। दूसरा क्या है, कक्षाओं का नियम बोल देते हैं, या क्या बोलते थे, क्षेत्रफल, मतलब कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। कक्षाओं का नियम नहीं बोलते हैं, समान समय में वो समान क्षेत्रफल तय करता है, तो क्या है, बराबर क्षेत्रफल को, मतलब कि क्या कहता है, जो ग्रह या उपग्रह चक्कर लगाते हैं वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। देखो हम ऐसी स्थिति पढ़ते हैं, ये आपका दीर्घवृत्ताकार है, ये इसके नाभिक पर है, क्या कहेगा, ये जैसे ये T1 समय में करता है, ये T2 समय में, ये क्षेत्रफल क्या आपका A2 है और ये क्षेत्रफल जैसे A1 है, तो क्या है समान, अगर T1 बराबर T2 है तो क्षेत्रफल A1 बराबर A2 होगा, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, तो ये रहा क्षेत्रफल का नियम, इसको बोल देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है ये आपके मैथ से संबंधित आ गया, तो मैथ वाले सर आपको इसको सॉल्यूशन करवाएंगे। ओके धन्यवाद सभी को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रयास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं जो टास्क सीरीज जो 2.0 चल रही है उसके मैथ के पेपर के सॉल्यूशन की। तो बिना कोई देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि किसी घन के विकिरण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन में सिंपल सा बात दे रखा कि एक विकिरण है घन की और वो कितनी सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, और आयतन हमें चाहिए। तो वैसे घन का विकिरण क्या होता है, √3 गुना ए, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। यदि हम ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 6 बटा कितना हो जाएगा, √3। थोड़ा आप इसका प्रमेयकरण करके लिखेंगे ना तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 बटा √3, और √3 का भाग अगर 3 में जाएगा तो यहाँ ए की वैल्यू अपने पास 2√3 सेंटीमीटर मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें घन का आयतन चाहिए और आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब। ऐसे यदि हम 2√3 का क्यूब करेंगे तो देखिए 2 का तो हो जाएगा 8 और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, और इस प्रकार से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 24√3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए घन की भुजा को दुगना करना, दोस्तों यहां से समझिए ये परसेंट में एक चीज आती है कि अगर हम किसी राशि को या किसी भी वेरिएबल वैल्यू को हम दुगना तिगुना 4 गुना कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। देखो अगर किसी घन की भुजा ए है ना, और ए को आप दुगना कर रहे हो,
दुगना कर रहे हो तो आप इसको क्या लिख रहे होगे, 2a, है ना। और इसी बात को अगर हम परसेंट में पढ़े तो परसेंट में हम कह देंगे कि यहाँ पर एक गुना बढ़ गया है, एक गुना का मतलब कितना होता है, 100%। तो किसी राशि को आप दुगना कर रहे हो, इसका मतलब उसमें 100% की वृद्धि कर रहे हो, ठीक है ना। भाई कोई राशि है, एक है, आप दुगना किया तो 2 कर दिया, तो एक का मतलब 100%, 2 का मतलब 200, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 100। तो सीधी सी बात है, अगर आप 2 गुना कर रहे हो तो उसको आप क्या कर रहे हो, 100% बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, एक आप फॉर्मूले बेस और एक परसेंट बेस, ठीक है ना। तो अगर मैं परसेंट के हिसाब से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूं तो सिंपल सी बात है कि मैं इसमें संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा है, और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 6a²। ए यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ए कितनी बार है, 2 बार। तो मैं क्षेत्रफल 100 मानकर चलता हूं, भुजा में 2 बार वृद्धि होगी, और भुजा में वृद्धि कितने परसेंट की है, 100% की। तो 100 में जुड़ के लिखेगा तो कितना हो जाएगा, 200/100, और अगेन कितना हो जाएगा, 200/100। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना हो गया दोस्तों, 400। अब क्षेत्रफल था 100, हो गया 400, तो वृद्धि कितने की हुई, 300% की। तो क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो जाएगी। या आप फॉर्मूले बेस करना चाहते हो तो आप उसको इस प्रकार से देख सकते हो कि यदि हमारे पास भुजा ए है, दुगना कर दिया तो 2a हो गया, है ना। अब जिसकी भुजा ए है उसका क्षेत्रफल 6a² होगा, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणा 2a का स्क्वायर। अब 2a का स्क्वायर कितना हो रहा है, देखो यहां से आप हो जाएगा 4 गुणा 6a²। तो पहले वाले का कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो पहले वाले का 4 गुना हो गया तो बढ़ा कितना, 3 गुना। अब 3 गुना का मतलब कितना परसेंट होता है, 300%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो 300% होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो घन की भुजा है और उस भुजा में आप 50% की वृद्धि कर रहे हो, ठीक है, और उसके आयतन में आप परिवर्तन पूछ रहे हो। तो घन का आयतन a³ होता है, तो यहां पर आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए a में आपको 3 बार वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मैं आयतन मान लेता हूं 100, 50% की वृद्धि और 3 बार करनी है, तो पहली वृद्धि 150/100 हो जाएगी, दूसरी 150/100 हो जाएगी, और तीसरी वृद्धि भी 150/100 होगी। 100 से 100 कैंसिल हो गया, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, और अगेन इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। जब आप 15 को गुणा कर रहे होंगे तो आपके पास 3375 आएगा, और इसमें 10 का भाग लगेगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 337.5। तो आयतन था कितना, 100, और हो गया कितना, 337.5। तो वृद्धि कितने की हो गई, 237.5। अगर 100 पर वृद्धि निकाल रहे हो तो कितनी हो गई, 237.5%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो हमारे पास डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबो दिया जाता है। यदि बर्तन की तली की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि एक 15 सेंटीमीटर लंबी कोर वाले एक घन को एक आयताकार बर्तन में पूरा डुबा दिया जाता है। यदि बर्तन की तली की लंबाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी, 15 सेंटीमीटर, तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी। इसको प्रैक्टिकली समझिए दोस्तों कि एक आयताकार बीकर है, उसमें कुछ पानी है, उसकी लंबाई कितनी मान लें, 20, और कितनी दे रखी है, चौड़ाई 15। अब उसमें कितना पानी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो भी इसमें पानी है उसमें एक घन को डुबो दिया जाता है। जब घन को डुबो दिया जाता है तो आप इतना ध्यान रखिए कि अगर उस बीकर के अंदर घन को डुबाएंगे तो वहां से पानी का जो स्तर है वो ऊपर होगा, और पानी कितना ऊपर आएगा, जितने आयतन का वो घन है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि यदि उस आयताकार बर्तन की लंबाई 20, चौड़ाई 15, और मैं ये मान लूं कि उसकी ऊंचाई h है, जितने ऊपर पे पानी, जितनी ऊंचाई पर पानी आ रहा है वो ऊंचाई कितनी है, h। और ये सीधे किस कारण हो रही है, ये 15 सेंटीमीटर घन के डुबोने के कारण हो रही है। तो इसका मतलब घन का जो आयतन है भुजा क्यूब, वो इस पानी के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर। और यहां से अगर हम h की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, h बराबर 15 गुना 15/20 हो गया। अब यहां से अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, और ये कितना हो गया, 4।
और यहाँ से 45/4 बनेगा, तो 45/4 की वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी? 11.25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कि लोहे का एक सैतीर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 केजी हो तो सैतीर का भार क्या होगा? तो देखो, सैतीर में लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है ना? इसका मतलब सैतीर है वो किस प्रकार की आकृति का है? घनाभकार। और घनाभ का जो आयतन होता है वो LBH होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो सैतीर की लंबाई 9 मीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 केजी है। तो पहले इतना तो मालूम रहे कि ये कितना वजन का है या इसका आयतन कितना है। ध्यान रखो, जब हम फॉर्मूले लगाते हैं या आयतन या क्षेत्रफल निकालते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 9 गुणा 40/100 कर दो ताकि ये मीटर बन जाए। इसमें भी 100 का भाग लगा दो, ये इसका आयतन है। इतना आयतन या इतना घन मीटर का वो क्या है? सहतीर है। और ये कह रहा है कि 1 घन मीटर बराबर 50 केजी है, तो इतने घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा? गुणा 50। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 50 से कितना? 2, और 2 से 2 कैंसिल करोगे तो 9 गुणा 4 कितना केजी का हो जाएगा? 36 केजी का। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि एक संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की लंबाई 28 सेंटीमीटर तथा मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े का भार 112 केजी है। यदि 1 घन सेमी संगमरमर का भार 25 ग्राम हो तो टुकड़े की लंबाई कितनी है? देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन करें। ये कह रहा है कि एक आयताकार टुकड़ा है जिसकी चौड़ाई दे रखी है 28 और मोटाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब इसने लंबाई नहीं दे रखी, लंबाई तो क्वेश्चन में पूछी गई है। और वो कह रहा है कि उस जो टुकड़ा है पत्थर का, उसका भार 112 केजी है। भार लाइक आयतन ही दे रखा है, ठीक है ना? और आयतन में, घन सेमी में और ग्राम में एक रिलेशन दे रखा है कि 1 घन सेमी संगमरमर का भार कितना है? 25 ग्राम। तो पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। इसने कहा कि 1 घन सेमी का भार, ये आयतन में और भार में रिलेशन दे रखा है कि 1 घन सेमी बराबर 25 ग्राम है। और हमारे पास जो पत्थर है वो 112 केजी का है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 112 केजी को घन सेमी में बनाएंगे। तो इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं? देखो, 1 ग्राम बराबर निकाले तो 25 का भाग लग जाएगा, तो 1/25 घन सेमी। फिर 1 ग्राम की जगह अगर हम 1000 ग्राम करें तो 1000 ग्राम कितने केजी के बराबर रहेगा? 1 केजी के बराबर। तो इसकी घन सेमी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/25 गुणा 1000 घन सेमी। जबकि 1 केजी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कितने केजी की चाहिए? 12 केजी, 112 केजी की। तो 112 केजी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/25 गुणा 1000 इंटू 112 घन सेमी। मतलब जो पत्थर है, उस पत्थर का आयतन या तो आप 112 केजी लिखो, या आप उसको क्या लिखोगे? 1/25 गुणा 1000 गुणा 112 घन सेमी। और पत्थर में चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो सीधी सी बात है कि आपकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो पत्थर घनाभकार है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? देखो, 28 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 5 सेंटीमीटर उसकी मोटाई है, और L सेंटीमीटर इसकी लंबाई मान लेता हूं। ये इस पत्थर का आयतन है जो किसके बराबर रहेगा? 1/25 गुणा 1000 गुणा 112 के बराबर। तो बराबर में 1/25 गुणा 1000 गुणा 112। आप देखिए, 25 से आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 40, और 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8। तो L बराबर आप क्या लिखोगे? 8 गुणा 112/28। ठीक है, अब हम इसकी बात करें कि देखो किससे डिवाइड हो? 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 का भाग गया एक बार, और 7 6 42, तो 7 चौक 28। और यहां से देखो कितना हो गया? 4 से 2। तो L बराबर 6 गुणा 2 किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो उस पत्थर की जो लंबाई है वो 32 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। तो टंकी में पानी की गहराई ज्ञात करें। देखिए, आयतन में एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। हम किसी भी वस्तु का अगर आयतन निकालते हैं
तो हम सिंपल सी बात कहते हैं कि आधार के क्षेत्रफल को आप किससे गुणा कर देंगे भैया, ऊंचाई से, तो उस आकृति का आयतन आएगा। अब क्वेश्चन में आधार का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा कितना, 6500 वर्ग सेंटीमीटर, और इसमें भरे पानी का आयतन दे रखा है 2.6 घन मीटर। तो टंकी में पानी की गहराई चाहिए, है ना। अब देखो फॉर्मूले में हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप समझना होगा कि या तो घन मीटर में रखें चीजों को या सेंटीमीटर में रखें, है ना। तो अच्छा रहेगा कि अगर आंसर हमारे मीटर में दे रखा है तो 6500 वर्ग सेमी को आप किस में बना दो, वर्ग मीटर में। और आप सब जानते हैं कि 1 मीटर बराबर, अगर नहीं जानते तो आप नोट कर लीजिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर बराबर 100 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और यदि हम इसको आयतन की यूनिट में बदलें कि 1 मीटर क्यूब की बात करो, तो यहाँ मीटर 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, तो आप किससे गुणा करोगे, 300 से गुणा करोगे, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 6500 वर्ग सेमी है, अगर हम इसको वर्ग मीटर में बनाएंगे तो किसका भाग लगा देंगे, 100 गुना 100 का। तो चलो, आयतन है 2.6 घन मीटर, आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है, इसमें 100 गुना 100 का भाग लगाएंगे तो ये वर्ग मीटर में आ जाएगा, और ऊंचाई मैंने किस में मान ली, h मीटर में। अब h की वैल्यू हमें चाहिए, तो देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 जाएगा, पहले 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 13 का भाग लगेगा 5 बार, और यहाँ 13 का भाग लगेगा 2 बार, ठीक है ना। अब यहाँ से h की वैल्यू चाहिए, तो देखो 5 से ये 10 2 बार कट गया, 2 से गुणा होगा, तो h बराबर कितना मीटर आ जाएगा दोस्तों, 4 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 4 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन, धातु के बने घनाभ का भार 16 केजी है, यदि इसकी सभी विमाओं में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दें तो नए घनाभ का भार कितना होगा। देखो विमा कौन सी है, एल है, बी है और एच है, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। इसने कहा कि सभी विमाओं में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दें, मतलब पहले एल थी तो अब क्या कर दी, L/4, बी थी तो B/4, और एच है तो H/4। जब घनाभ LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का है तो आयतन क्या होगा, LBH, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 16 केजी। अब उसकी विमाएं L/4, B/4 और H/4 हो गई, तो इससे आयतन क्या निकलेगा कि लंबाई L/4 है, चौड़ाई B/4 है, ऊंचाई H/4 है, और आप इसको लिखोगे LBH बटा 64। आप जानते हैं कि LBH की वैल्यू कितनी केजी है, 16, तो आप 16 बटा 64 करोगे तो इस जो हाँ कट के ये आंसर कितना आएगा, 0.25 केजी। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये भी समझ में आ रहा है। आगे हम और बात करें कि 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना है। तो यहाँ ओवरऑल हमें क्या कह रहा है, कितनी ईंटें लगेगी, मतलब ईंटों की संख्या चाहिए। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम संख्या ज्ञात करेंगे तो बड़े आयतन में, किसमें, बड़े आयतन में किसका भाग लगाएंगे, छोटे आयतन का। अब जो बड़ा आयतन है वो क्या है, दीवार, तो दीवार की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई। देखो लंबाई मीटर में है, ये ऊंचाई भी मीटर में है और चौड़ाई सेंटीमीटर में है, तो या तो सबको सेंटीमीटर में बदल दो या सबको मीटर में, है ना। तो कोशिश ये करते हैं कि सबको सेंटीमीटर में बदल दें। तो देखो 24 मीटर है, 24 गुणा 100 सेंटीमीटर हो गई, तो ये तो हो गई लंबाई बड़े आयतन की। चौड़ाई कितनी है, 8, तो 8 गुणा 100 कर दिया, ये भी सेंटीमीटर में हो गई, और सॉरी हाँ चौड़ाई है, और ऊंचाई कितनी हो गई, 60, है ना, 60 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में हो गया। तो देखो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ऊंचाई, ये बड़ा आयतन हो गया, ठीक है। और छोटा आयतन क्या है, ईंट है, ईंट की लंबाई 24 है, चौड़ाई 12 है, और ऊंचाई कितनी है, 8 है। लेकिन एक कंडीशन और इसमें डाल रखा है, इसने कहा कि दीवार की कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट और रेत का बना है। तो टोटल 100% है, उसका 10% भाग अगर सीमेंट और रेत का बना है तो बाकी कितना परसेंट हुआ, 90%। तो 90% भाग ईंटों से बना है, तो इस आयतन का हमें 90% भाग चाहिए।
क्योंकि 10% भाग तो रेत और सीमेंट से बना हुआ है। तो इस आयतन का 90% भाग क्या होगा, आप पूरे आयतन को 90/100 से मल्टीप्लाई कर दो, 90/100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप देखो 24 से 24 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दो। इसके बाद देखो 12 का भाग लगेगा 5 बार, है ना, और ये हमारे पास कितना हो गया, 9 5 45, 450 तो ये हो गया, इधर गुणा हो गया 100 तो कितना हो गया 45,000। तो जो ईंटों की संख्या है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 45,000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से ए बी और सी है और इसका आयतन v घन इकाई है और संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कैपिटल S वर्ग इकाई दे रखा है, तो 1/v की वैल्यू चाहिए हमें। इसकी वैल्यू चाहिए 1/v की। तो देखो अगर लंबाई a है, चौड़ाई b है और ऊंचाई c है, तब मुझे बताइए यदि हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई। तो हम लिख पाएंगे 2ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है ना। और आयतन क्या होता है, आयतन होता है abc, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब हम यहां से 1/v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का भाग लगा दो, तो s/v बराबर क्या बन पाएगा, 2, ऊपर बन जाएगा ab प्लस bc प्लस ca और नीचे बन जाएगा a b और c। अगर abc को आप अंदर डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा s/v बराबर 2, है ना। यहां से डिवाइड करोगे तो 1/c बन गया, इधर डिवाइड करोगे तो 1/a बन गया, इधर डिवाइड करोगे तो 1/b बन गया। आप अगर इसको सीक्वेंस में रखते हो और s को इस 2 के नीचे ले जाते हो तो 1/v की जो वैल्यू है वो 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c के रूप में बनेगी, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा सही रहेगा, डी ऑप्शन, ठीक है, 2/s इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगला क्वेश्चन, एक घन एवं उसके अंदर पूर्णतः फिट हो जाने वाले गोले के आयतन का अनुपात। देखो एक घन है और उसके अंदर पूर्णतः फिट हो जाने वाला गोला, सिंपल सी बात है। देखो अगर हम इस घन की बात करते हैं और इस घन में हम फिट हो जाने वाले किसी गोले की बात करें तो मैं इतना कहूंगा कि जो भी गोला यहाँ फिट रहेगा वो उसके सभी सरफेस को स्पर्श करता हुआ निकलेगा, और सभी सरफेस को स्पर्श करता हुआ निकलेगा। तो मैं इतना कह सकता हूं कि यदि ये घन का भुजा है तो यही चीज उस गोले का व्यास होगा, यही चीज इस गोले का व्यास होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम यहां से बात करें कि घन की भुजा ए है तो गोले का व्यास भी क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक बात लिख सकता है कि घन की भुजा बराबर गोले का व्यास, गोले का व्यास, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी गोले की, a/2, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2। अब इनके आयतनों का अनुपात चाहिए। तो देखो घन की भुजा अगर a है तो घन का आयतन क्या हो गया, a3, और गोले की त्रिज्या यदि मैं r मानकर चलूं, यहाँ r मानकर चलता हूं, तो जो आपका घन का जो गोले का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू r3। और आप जानते हैं कि यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा, a/2। तो वैल्यू लिखोगे a³ अनुपात 4/3 गुणा पाई a/2 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको, तो a³ बराबर क्या लिखोगे, 4/3 पाई, a का a³ हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा 8, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, इधर तो पाई और इधर 2 गुणा 3 6, 6 इधर गुणा हो जाएगा तो 6 अनुपात कितना आएगा, पाई। और यही ऑप्शन में हमें दे रखा है बी ऑप्शन। तो इसमें एक मेन कंसेप्ट यही है कि गोले की जो घन की जो भुजा है वो गोले के व्यास के बराबर होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि एक घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर दे रखा है तथा इसके विकर्ण के लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको ज्ञात करके बताना है। तो देखो रिलेशन क्या दे रखा है कि तीनों का योग
19 सेंटीमीटर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू तो 19 सेंटीमीटर है। साथ में कहा कि इसके विकिरण की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का विकिरण क्या होता है दोस्तों? रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू 5√5 सेंटीमीटर है। अब हमें इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल चाहिए, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, अगर इन तीन रिलेशन को आप देख पा रहे हो तो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको याद आ रही होगी, जिसको हम कहते हैं कि यदि L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर की बात करें तो वैल्यू होती है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। ये एक आइडेंटिटीज होती है सर्वसमी का। ठीक है, अब इसमें आपको देखो किस किस की वैल्यू दे रखी है। आपको L प्लस बी प्लस एच दे रखा है, कितना? 19, तो ये हो गया 19 का स्क्वायर बराबर ये वाली जो वैल्यू है वो ये है, देखो रूट में दे रखा है ये वाली वैल्यू, रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 5√5। जबकि अगर हम दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 का स्क्वायर 25 और √5 का क्या कितना हो जाएगा? 5। तो 25 गुना 5 कितना हो रहा है दोस्तों? 125 प्लस 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल, इसी की तो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम काम करते हैं कि इसकी वैल्यू के लिए 125 को इधर ट्रांसफर कर दें, तो यहाँ से 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361 और माइनस कितना हो जाएगा? 125, यही तो होगा ना। अब 125 को आप इसमें से माइनस करिए, कितना बच जाएगा? 6, ये आपका हो जाएगा लगभग 3, है ना, और ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 236 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि दो बेलन ए और बी के आधार के अर्धव्यास, बेलन दो है जिनके आधार का अर्धव्यास का अनुपात 3:2 दे रखा है, उनकी ऊंचाई का अनुपात n/1। यदि बेलन ए का आयतन बी के आयतन का 3 गुना है, देखो अगर ये ए बेलन है दूसरा बी है, तो बेलन ए का जो आयतन है वो बी के आयतन का 3 गुना है, तो बी का 1 है तो ए का कितना हो जाएगा? 3। तो आयतन का अनुपात कितना दे रखा है? 3:1। इनकी त्रिज्याओं का अर्धव्यास मतलब त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 3:2 और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है n/1। तो हमें n की वैल्यू चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन किस पर डिपेंड करता है? पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो त्रिज्या के वर्ग गुणा ऊंचाई पे। तो आयतन का अनुपात यहाँ कितना है? 3/1। वो किसके बराबर होगा? त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात। तो इसका वर्ग करेंगे तो 9 बटा कितना हो जाएगा? 4, और ऊंचाई का अनुपात n/1 हो गया। 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 हो गया, n बराबर आप 4 को इधर ले जाओ, 3 को डिवाइड करो तो 4/3। तो n की वैल्यू हमारे पास 4/3 होगी। जिस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवर्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखो दोस्तों, हमें क्या कह रहा है कि 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों की पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवर्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? मतलब संख्या ज्ञात करनी है। और संख्या ज्ञात करने के लिए हम सिंपल से एक बात कहते हैं कि हम बड़े आयतन में किसका भाग लगाएंगे? छोटे आयतन का। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, छोटा आयतन सिक्के हैं और बड़ा आयतन बेलन, तो बेलन का तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता ही है। अब सिक्के की बात करें तो सिक्के भी दोस्तों बेलन का ही रूप होता है, या सिक्का भी बेलनाकार ही आकृति होती है। तो मतलब बड़ा आकृति भी बेलन है और छोटी आकृति भी क्या है? बेलन। तो आप समझो यहाँ पे कि बड़े आयतन की बात करें तो बड़ा आयतन क्या है? 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। आयतन का जो आयतन होता है बेलन का वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप यहाँ से देखो, पाई तो आप लिख दीजिए, आर का मान यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 3 गुना 3, और ऊंचाई कितनी है? 8। ऐसे छोटा आयतन सिक्का है, उसकी त्रिज्या है 0.75 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर 0.75 गुणा 0.75,
और एच कितना हो गया 0.2 सेंटीमीटर। अगर आप इसके पॉइंट को हटाकर देखते हो तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल कर दो पहले तो हमारे पास ऊपर क्या रहेगा 3 × 3 × 8। नीचे इसका पॉइंट हटाएं 75 का तो ऊपर कितना चला जाएगा 100। अगेन 75 का पॉइंट हटाएं तो ऊपर कितना चला जाएगा 100। और पॉइंट 2 का अगर पॉइंट हटाते हैं 0.2 का तो ऊपर चला जाएगा 10। अब देखो यहाँ से 25 से डिवाइड करेंगे 3 और ये 4, फिर 25 से डिवाइड करेंगे 3 और ये हो गया 4। 3 × 3 से 3 × 3 कैंसिल हो गया और 2 से कितना हो गया 4। तो देखो 4 × 4 × 4 कितना हो गया 64 और गुणा 10 है तो कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी 640 सिक्कों की। तो सही आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन होगा। अगला, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी। देखो बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि है और उसकी ऊंचाई में भी 10% की ही वृद्धि है, तब बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच। मैंने पहले भी कहा है कि जब परसेंट की बात करते हैं तो वेरिएबल वैल्यू पर ही परसेंट वैल्यू डिपेंड होती है। और त्रिज्या यहाँ 2 बार है, ऊंचाई यहाँ पर 1 बार है, ठीक है ना। तो आप आयतन 100 मानकर चलो। त्रिज्या में 2 बार वृद्धि तो 2 बार वृद्धि क्या लिखोगे 110/100 गुणा 110/100। ऊंचाई में एक बार वृद्धि है तो क्या लिखोगे 110/100 हो गया। 100 से 100 कैंसिल, 3 0 से 3 0, 1331/10 मतलब 133.1 आ गया। 100 से 133.1 आ रहा है तो वृद्धि हो रही है 33.1% की। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है 33.1%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक तार को पिघलाकर एक नई 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई ज्ञात करो। देखो एक तार को पिघलाकर एक तार बनाया जा रहा है। तार एक बेलनाकार आकृति होती है तो तार से तार बनाया जा रहा है, मतलब एक बेलन से बेलन बनाया जा रहा है। बस किस फॉर्मेट में कि जो पहले वाला बेलन था उसकी जो त्रिज्या है वो 1/3 कर दी है ना। तो अगर मान लीजिए किसी बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, अब इसकी त्रिज्या को 1/3 कर दिया तो मतलब त्रिज्या r/3 कर दी, तो उसकी ऊंचाई भी चेंज हो जाएगी। तो ऊंचाई में मान लेता हूं कैपिटल H हो गया। तो इस बेलन से इस बेलन को बनाया गया, मतलब इस तार से इस तार को बनाया गया। जो तार था उसकी त्रिज्या r थी, फिर r/3 कर दी तो ऊंचाई उसकी चेंज होगी, h थी और कैपिटल H कर दी। आयतन दोनों का समान है तो उस तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो अगर इसके आयतन की हम बात करें तो पाई r² h होगा और इसके आयतन की तो पाई r² मतलब r/3 का स्क्वायर और गुणा कैपिटल H। अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हो तो r² h बराबर पाई ये हो जाएगा r²/9 और गुणा कैपिटल H। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया और ये 9 इससे गुणा होगा तो ये 9h हो जाएगा। किसके बराबर में कैपिटल H के बराबर में। तो देखो पहले वाली जो जो ऊंचाई है, पहले वाली जो लंबाई है उसका कितना गुना 9 गुना कौन है नई वाली लंबाई। तो आप यहाँ कह दोगे कि सर यहाँ से 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई आपको। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुएं का व्यास 8 मीटर और गहराई 7 मीटर है। कुएं से निकाली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का तटबंध बनाया गया है, तो तटबंध की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। एक बार वापस से रिकॉल करें। देखो कि एक बैलन है, सॉरी एक कुआं है, कुएं का व्यास कितना दे रखा है 8 मीटर। कुएं का व्यास 8 मीटर दे रखा है और उसकी गहराई कितनी है 7 मीटर है। कुएं से जो निकाली गई मिट्टी है वो कुएं के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का तटबंध बनाया जाता है। मतलब ऐसे है कि देखो अगर आप कुएं को देख रहे हो इस प्रकार से तो ये इसका वर्ताकार भाग है, ये इसका केंद्र है। इसने कुएं का व्यास 8 मीटर बता रखा है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 4 मीटर। अब यहां से जो मिट्टी निकाली जाती है वो इसके बाहर है ना 3 मीटर चौड़ाई पर, यहां से यहां तक है ना 3 मीटर चौड़ाई पर यहां बिछाई जाती है। ठीक है, आप समझो इस बात को कि अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं ऐसे तो इस एरिया पर ये मिट्टी बिछाई जाती है। ठीक है ना, ओके ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि जो कुआं है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 7 मीटर है, क्या गहराई 7 मीटर है। तो इस तटबंध की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात है, मैं इतना कहूंगा
इस कुएं द्वारा निकाली गई जो मिट्टी है ना, और जो ये ग्रीन शेडेड में आपको जो आकृति दिख रही है ये, तो कुएं से निकाली गई मिट्टी से ही तो ये आकृति बनी है। मतलब कुएं की जो मिट्टी का आयतन है वो इस आकृति के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। और इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे, इसका आयतन निकालने के लिए हमें आधार के क्षेत्रफल को किससे गुणा करना पड़ेगा, ऊंचाई से। तो बात को समझो। देखो, चलिए, तो हमारे पास क्या चीज है कि हम यहाँ से निकाली गई मिट्टी का आयतन चाहिए। तो मिट्टी का आयतन कैसे मिलेगा, कुआ बेलनाकार है तो मिट्टी का आयतन हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर इसकी 4 है तो 4 गुणा 4 हो गया। ऊंचाई कितनी हो गई, 7। अब ये किसके आयतन के बराबर होगा, इस ग्रीन शेडेड आयतन के बराबर। इसका आयतन निकालने के लिए पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखो, ये तो इसकी त्रिज्या हो गई बड़े वाले वृत्त की, और ये छोटे वाले वृत्त की। तो बड़े वाले वृत्त से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दे तो ये जो ग्रीन शेडेड जो लाइन है वो वाला क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये जो वाला बड़ा वाला वृत्त है इसका तो त्रिज्या है 4 और 3 7। तो अगर 7 हो गया तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई 7 गुणा 7 बराबर 49 पाई। और इस वाले की त्रिज्या कितनी है, 4। तो 4 से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4। तो कितना हो गया, 16 पाई। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 33 पाई। तो आधार का क्षेत्रफल तो 33 पाई हो गया, और इसकी ऊंचाई मैं क्या मान लेता हूं, h। तो तटबंध का जो आयतन है वो इस निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर हो गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और h बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 गुणा 7 बटा 33। और जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.39 मीटर अप्रोक्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 462। फिर कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। वो 462 का कितना है, 1/3। तो 3 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 1 5 और 4, 154 वर्ग सेमी। तो ये इसका 2 पाई आर एच हो गया। अब बेलन का आयतन चाहिए, तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तो आर का मान चाहिए और एच का मान चाहिए। ये दोनों मान अगर हमारे कैलकुलेट हो जाते हैं तो हम आयतन भी आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें कि 2 पाई आर एच की वैल्यू अगर 154 है तो ये वैल्यू यहाँ पुट की जा सकती है। पुट करेंगे तो यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 462 में से आप 154 घटाओगे तो यहाँ से देखो 8 हो गया, और फिर ये 0 हो गया, और ये फिर यहाँ कितना बच गया, 308। अगर आर स्क्वायर को कैलकुलेट करें तो 308 बटा 2 पाई, तो पाई का मान 22/7, तो 22 7 ऊपर चला गया, ठीक है, 2 गुना 22 नीचे रह गया। अब यहाँ से आप डिवाइड करिए, तो देखो 22 से आप डिवाइड करोगे तो 22 एक बार और 4 बार 14, 2 से फिर 7। तो 7 गुना 7, आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, तो आर का मान कितना सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू तो 7 हो गई। अब इस आर की वैल्यू को आप यहाँ 2 पाई आर एच में पुट करो, तो आप क्या लिखोगे, 2 पाई का मान 22/7 है ना, और आर का मान एच है, गुना एच बराबर कितना है, 154। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और आप यहाँ से डिवाइड एच की वैल्यू निकालोगे तो देखो 22 से डिवाइड होगा 7 बार, और 7/2, ये इसका एच का मान हो गया। तो आर और एच का मान कैलकुलेट हो गया तो आप फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो देखो पाई है 22/7, आर का मान 7 है और एच का मान 7/2 है। यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये 154 गुणा कितना हो गया, 7। ठीक है, सॉरी, आप यहाँ से एक और काम कर सकते हैं, पहले आप 2 से डिवाइड कर दिए, कितना हो गया, 11। तो 77 गुणा 7 हो जाएगा, तो 49 हो गया, 49 और 53 539 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
12 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्तीय बेलन जल से अंशतः भरा हुआ है। यदि इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबो दिया जाता है तो बेलन की जल की सतह कितनी ऊंचाई उठ जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, बेलन में जल है, उसमें गोला डाल रहे हैं, तो जितनी ऊंचाई पे पानी उठेगा वो गोले के आयतन के बराबर रहेगा। तब गोले का आयतन क्या है, देखो गोले में 6 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और आर यहाँ पर कितना हो गया 3, तो आर क्यूब हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है ना। ये गोले का आयतन हो गया। ये किस में है, बेलन में है। तो बेलन में जो जितनी सतह पर ऊंचाई पर जल उठ रहा है उसकी ऊंचाई मैं h मान लेता हूं, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो व्यास 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 6 हो जाएगी, सॉरी 12 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 6 हो जाएगी, और गुणा में ऊंचाई कितनी हो गई h। अब देखो पाई से पाई कैंसिल कर दूं, 3 से 3 कैंसिल कर दूं, है ना, और h बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर 4 गुणा 3 हो गया, बटे में 6 गुणा 6 हो गया, 3 से 2 और फिर 3 से 2, 2 गुणा 2 4 से 4, तो h बराबर कितना सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों 1 सेंटीमीटर। तो पानी की जो सतह की ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर रहेगी। अगला क्वेश्चन कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई है, तो नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गेंद है, ऐसा है, ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की है, दूसरी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की है, और तीसरी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की है, और इससे एक नई गेंद बनाई जा रही है जिसकी त्रिज्या मैं r मान लेता हूं। अब इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई, तो पहले ये तो समझ में आए कि इन तीनों गेंदों का टोटल आयतन कितना होगा। तो आप लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का 8 क्यूब हो गया, और 3 का 27 हो गया, इतना आयतन टोटल है। अब इस प्रक्रिया में 25% सामग्री अगर नष्ट हुई है तो काम में कितने आ रही है 75%। तो इस पूरे का 75% कितना लिखोगे 75/100, जो नए गोले के आयतन के बराबर होगा जिसकी त्रिज्या क्या है r है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब 27 और 8, 27 कितना हो रहा है 36 हो रहा है, तो 36 ये हो गया। आप यहां से 3/4 कर सकते हो, तो 36 गुणा 3/4 बराबर आर क्यूब हो गया, 4 से डिवाइड करोगे तो 9, तो आर क्यूब बराबर 27 हो रहा है, तो आर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा दोस्तों 3 सेंटीमीटर। तो नए गोले की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे और बात करें। यदि दो गोलों के अर्धव्यास क्रम से 3:2 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या का अनुपात है, और त्रिज्या के वर्ग करोगे तो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा, और त्रिज्या का अनुपात का घन करोगे तो क्या आएगा आयतन का अनुपात। तो 3 का कितना हो गया 27, 2 का कितना हो गया 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 27:8 आएगा, आयतनों का अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 आप इसे डिवाइड करोगे तो 28 गुणा 22 होगा, और अगर 28 को आप 22 से गुणा करेंगे तो 56, और 56 और 5 16, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 616 वर्ग सेंटीमीटर है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115 कि एक खोखले गोले के बाह्य और आंतरिक व्यास क्रम से 28 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है, उसमें लगी धातु का आयतन कितना होगा। देखो एक खोखले गोले की बात की जा रही है, एक गोला है ना, जो खोखला है, इसकी आंतरिक व्यास, बाह्य व्यास तो 28 है, आंतरिक व्यास कितना है 14 है। तो अगर आंतरिक व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों 7, इसकी तो त्रिज्या 7 है, और इसके आंतरिक व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी हो गई 14। अब इसमें लगी धातु का आयतन चाहिए, तो धातु कहाँ लगी हुई है, देखो धातु केवल इसी पोर्शन पे लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं कि बड़े वाले गोले में से छोटे वाले गोले का आयतन घटा देते हैं। तो बड़े वाले के लिए त्रिज्या कितनी है 14, तो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 14 का क्यूब हो गया, है ना। और इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 7 का क्यूब हो जाएगा, तो आप 7 का क्यूब यहाँ से कम कर दीजिए, ठीक है।
ये वाला धातु उसमें लगी हुई है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए 4/3 पाई, ठीक है। आप यहाँ से 7 क्यूब और भी कॉमन ले सकते हैं। देखो 14 है तो 2 गुना 7 लिख सकते हैं, और 7 क्यूब है तो 7 क्यूब आपने कॉमन ले लिया, मतलब 343 बाहर आ गया। तो यहाँ से कितना हो जाए, 2 का क्यूब -1, और ये हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, 4/3 पाई 343 गुना 7। जब आप इसको सोल्व करोगे तो पाई का मान यहाँ वैल्यू पुट कर दो। पाई का मान इधर क्या लिख दोगे, 22/7। तो 22/7 लिखोगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास हो गया 88, 343 गुना 88, ठीक है ना। और बटे में कितना आ गया, 3। आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 88 को अगर 3 से गुना करेंगे 8×3 = 24, ठीक है ना। और यहाँ से आपके बनेगी 8 से 24 तो कितना हो गया, 240, और 8×3 = 24, 264। 264 में 4 हो गया 26 हो गया, फिट है। 88 गुना 4 कितना हो रहा है, 32 और 32, 320 और 32, 352। 352 में 20 जोड़ेंगे, 62, 72 और 78, तो 378 में तो हासिल कितनी हो गई, 37। और ऐसे ही 8×3 = 24, 240 और 264 हो जाएगा, 264 और 37, 264 और 37 आपका हो जाएगा 301। तो ये हमारे पास 301 हो गया। अब इसमें डिवाइड करोगे 3 का, तो लगभग ये कितनी बार जाएगा, देखो एक बार चला गया, फिर 0, ठीक है ना, फिर अगेन 0 हो जाएगा, फिर 6 बार चला जाएगा। और इस प्रकार से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10,061.33 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, बी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 116। 116 ये कह रहा है कि तांबे के तार की लंबाई 36 मीटर तथा व्यास 2 mm है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, गोले का अर्धव्यास कितना है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो यहाँ से तार की लंबाई 36 मीटर दे रखी है और व्यास 2 mm है, जिसको पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा है। तो तार एक बेलनाकार आकृति है, और गोला का जो आयतन है वो तार के आयतन का जो आयतन है वो आपस में क्या रहेगा, बराबर। तो यहाँ से हम इसे समझ सकते हैं कि तार की जो लंबाई है वो 36 मीटर है, तो तार एक बेलनाकार आकृति है, तो क्या होगा आयतन, 22/7, ठीक है ना। r², इसका 2 mm दे रखा है। व्यास तो 1 से 1 mm होगा, अगर सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 10 का भाग लगा दोगे, तो ये r² हो गया। और h कितना है, 36 मीटर, इसको सेंटीमीटर बनाओगे तो किससे गुणा कर दोगे, 100 से। ये बेलन का आयतन हुआ, जो किसके आयतन के बराबर है, गोले के आयतन के बराबर। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³ रहेगा। आप यहां से देखिए 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल भी कर दो 22/7 से, ये ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास 36 होगा, तो ये कितना हो गया, 9। और 9 को 3 से गुणा करोगे तो 27 बराबर r³ होगा। तो r बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो जो गोला है उसका अर्धव्यास कितना सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 117 कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाए कि इनमें एक ठोस बेलन बन सके, जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 54 सेंटीमीटर है। देखो हमें यहाँ से संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। संख्या ज्ञात करने के लिए हमें बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग लगाना है। बड़े आयतन में बेलन बनाया जा सकता है ना। बेलन का व्यास आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी, तो त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी 54 सेंटीमीटर है। तो यहां से देखिए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r²। r यहाँ पे 2 है तो 2 × 2 हो गया, और h यहाँ पे 54 सेंटीमीटर है, तो ये 54 हो गया, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले को कितने पिघलाया जाए, है ना। तो जो गोला है उसका जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो बटा 2 सेंटीमीटर। तो गोले का जो आयतन होगा वो 4/3 पाई r³ होगा, 3/2, 3/2 और 3/2 हो गया, ठीक है। देखो पहले पाई से आप पाई को कैंसिल कर दो, 3 × 3 × 3 कितना हो रहा है, 27। तो 9 9 30 27 है ना, 27 × 2 54, ये 2 बार कट गया, ठीक है। अब यहां से आप ऐसे कह सकते हो कि ऊपर क्या आ रहा है,
2 है, नीचे ये वाले 2 भी ऊपर चले जाएंगे तो अगेन 2 हो गया, और बटे में क्या रह जाएगा हमारे पास 4, और ये 3 भी ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ से देख लीजिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 4 8 16, 16 गुणा 3 48। तो सीधी सी बात है कितने गोलों की आवश्यकता होगी, 48 गोलों की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन। 118 नंबर का क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय खोखले गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन। देखो अगर गोले में यदि हम किसी घन की बात करते हैं, गोले में हम किसी घन की बात करते हैं तो हम सिंपल से बात करते हैं कि अगर घन की भुजा ए है तो उसका जो विकिरण होगा, घन का विकिरण, घन का विकिरण वो हो जाएगा √3 गुणा ए, और जो घन का विकिरण होगा वो इस गोले का व्यास होगा। तो गोले की अगर त्रिज्या r है तो गोले का व्यास क्या होगा, 2r। तो हम इतना कह सकते हैं कि घन का विकिरण गोले के व्यास के बराबर होगा। अगर किसी गोले के अंदर घन रखा जाए तो घन का विकिरण गोले के व्यास के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि त्रिज्या कितनी है, r सेंटीमीटर। तो r सेंटीमीटर है तो हम यहाँ कहेंगे 3a इक्वल टू 2r, है ना। और हमें घन का आयतन चाहिए तो घन क्या है, a क्यूब। तो यहां से a की वैल्यू निकाले तो a बराबर आप कितना लिख दोगे, 2r बटा √3, ये लिख दोगे आप। अब a क्यूब चाहिए तो 2 का क्यूब हो गया r 8, r का हो गया r क्यूब, और 3 का हो गया 3√3, है ना, √3 का हो गया √3। तो हमारे पास इस घन का आयतन जो है वो 8r क्यूब 3√3 आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन समान आधार समान है और उनके आयतन में अनुपात 3:2:1 है। तो शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई बराबर करनी है। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि एक शंकु है, एक अर्धगोला है और एक बेलन है। तो मैं यहां से शंकु बना देता हूं। देखो ये हमारे पास एक शंकु है, फिर हमारे पास एक अर्धगोला है ऐसे, फिर हमारे पास एक बेलन है, और हम ये कह रहे हैं कि इनका आधार समान है। आधार तभी समान हो सकता है जब इनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो सीधी सी बात है, अगर इसकी त्रिज्या में r मानूं, इसकी त्रिज्या r मानूं, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, r होगी। बात क्लियर। अब इनके आयतनों का अनुपात, अगर इन तीनों के आयतनों के अनुपात की बात करें तो हम कह रहे हैं 3:2 अनुपात कितना है, 1 है। तो हमें शंकु की ऊंचाई चाहिए, तो शंकु की ऊंचाई में स्मॉल h मानकर चलता हूं, तो शंकु की ऊंचाई h हो गई। अनुपात अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, r, और बेलन की ऊंचाई में मान लेता हूं कैपिटल H। तो इनके बीच का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो वैसे बताइए, अगर मैं यहां से बात करूं शंकु के आयतन की तो क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका आयतन क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब। इसका आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर कैपिटल H। पहले इन दो की बात करता है, देखो इन दो को लेकर बात करता हूं। तो मैं यह कह रहा हूं 1/3 पाई r स्क्वायर h में आप 2/3 पाई r क्यूब का भाग लगाए तो ये किसके बराबर होगा, 3/2 के बराबर। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से एक r कैंसिल हो गया। देखो यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर ऊपर तो बचेगा h, नीचे बचेगा r, ठीक है, और बराबर में कितना हो गया, 3, ठीक है ना। तो h बराबर कितना हो गया, 3r। ये एक रिलेशन हमारे पास हो गया। इसके बाद अगर हम किसी दूसरे रिलेशन को लेकर बात करें, इन दोनों को लेकर, तो आप समझिए 2/3 पाई r क्यूब बटा, अगर पाई r स्क्वायर कैपिटल H है तो किसके बराबर होएगा, 2/1 के बराबर। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। r क्यूब है, यहाँ r स्क्वायर है तो एक r ऊपर बच गया, नीचे 3 आ जाएगा तो ऊपर r, नीचे 3h बराबर 1 हो गया। तो h बराबर कितना हो जाएगा, r/3। अब देखो हमें वो अनुपात चाहिए,
तो देखो h की बात करें तो h की वैल्यू किसके बराबर है, 3r के बराबर। इसमें ये r है ही, इस h की वैल्यू r/3 के बराबर है, तो r से r कैंसिल हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 3 और कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो अनुपात होगा वो 9, 3 और 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 120 कि 49 गुना 33 गुना 24 सेंटीमीटर क्यूब विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या कितनी है ये आपको बताना है। तो यहाँ सिंपल सी बात दे रखी है कि 49 गुना 33 गुना 24 विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा है। तो घनाभ का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर। तो घनाभ है 49 गुना 33 गुना 24 और गोले का जो आयतन है, ठीक है, वो है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से हमें आर क्यूब चाहिए, तो देखो आर क्यूब बराबर आप 49 गुना 33 गुना 24 बटे में गुना 3 हो जाएगा, ये 3 इधर गुना हो जाएगा 4 और 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहां से हम कैंसिल करें तो 11 से डिवाइड करते हैं 3 और कितना हो गया 2, 2 से डिवाइड करें देखो ये तो कितना हो गया हमारे पास 12, है ना, 12 से ये कितना हो गया 3। अब हमारे पास जो चीजें बन रही है वो क्या है, देखो आर क्यूब बराबर 49 गुना 7, देखो यहां देखना 49 गुना 7 ये 343 हो गया और 3 गुना 3 गुना 3 ये कितना हो गया 27। तो आर बराबर क्या होगा, इसका तो 7 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। एक शंकु और एक गोला समान त्रिज्या और समान आयतन रखते हैं। एक शंकु और एक गोला है जो त्रिज्या भी समान रखते हैं, है ना, और आयतन भी समान रखते हैं। गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात, अगर त्रिज्या r है तो गोले का व्यास 2r हो जाएगा और शंकु की ऊंचाई h मान लो, तो इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो एक शंकु और एक गोला, देखो एक शंकु हम यहां से बना लेते हैं, ठीक है ना, और एक गोला हमारे पास ये वाला है। आयतन बराबर है एक बात और त्रिज्याएं भी समान है। अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी r, तो इसकी ऊंचाई मैं h मान लेता हूं। तो इसका शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। आर स्क्वायर से बात करेंगे तो देखो आर स्क्वायर से यहाँ आर क्यूब, तो एक आर बच गया। तो एच बराबर हमारे पास क्या रिलेशन निकल के आया 4r। एच बराबर क्या निकल के आया 4r और हमें यहां से अनुपात चाहिए, तो देखो 2r तो है ही, h बराबर 4r और हो गया, तो आप इसका अनुपात निकालेंगे तो आंसर हमारे पास एक अनुपात कितना आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मुझे लगता है कि अंतिम क्वेश्चन यही था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को वापस से रिकॉल करके देखने की कोशिश करना। बाकी चर्चाएं हम करेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।